हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, अब वैकेंसी आ चुकी है आपकी, और चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो या जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी में एंशिएंट हिस्ट्री ये सिलेबस में है। अभी यहां से आपको एक एक करके सभी टॉपिक पे सभी सब्जेक्ट्स का क्लासेज भी मिलेंगी। इसका सिंपल सा रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको करवाया जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब एक बार यहां आपको वीडियो में बता दिया उसका ओवरव्यू। एक बार में हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आया, तो आप दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको नोट्स भेजे जाते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो टेस्ट सीरीज या तो वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो वीडियो के बाद आपको इसी टॉपिक पे या एंशिएंट हिस्ट्री के डिटेल्ड नोट्स मिलते हैं, तो वो ये टॉपिक वहां से भी आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में फिर आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस टेस्ट जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपको सेपरेट टेस्ट मिलेगा, वैदिक सिविलाइजेशन पे सेपरेट टेस्ट मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें पूरे इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन ये सभी आते हैं, इस पे 2-3 टेस्ट मिलेंगे आपको एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो एक बार वहां से प्रैक्टिस टेस्ट से हो जाएगा क्लियर। तो आपको वीडियो, आपके सिलेबस के नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट, एक ही टॉपिक आपको 3 जगह पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट बच जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो जो रिवीजन टेस्ट मिलेंगे आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आपको रिवीजन टेस्ट शुरू करवाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, करंट अफेयर्स और जो कुछ बाकी रह गया हो कोई टॉपिक, वो कवर किए जाते हैं। वहां से फिर वो कवर हो जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ना कोई बुक खरीदनी है, ना कोई और सोर्स रिसोर्स, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। रिवीजन आप अपने लेवल पे भी कीजिएगा। 5 दिन पढ़ना है आपको और 2 दिन आपको रिवीजन करना है। ये पैटर्न फॉलो कीजिए। अभी एग्जाम में टाइम है, आप आराम से सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा आपको। आज जो टॉपिक है ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका ओवरव्यू देखते हैं हम पहले। देखिए, प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल, इसके भी 3 पार्ट है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण में भी निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। जनरली यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके 2 भाग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली चांस होते हैं 40% कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आए, और 60% चांस होते हैं वैदिक सिविलाइजेशन है। ये 40-60 का हम किस बेस पे बता रहे हैं? पिछले 10 साल के, चाहे आपका एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी या फिर इसी लेवल का कोई और एग्जाम हो, उन सबके पेपर देखने के बाद ही हम ये आपको बता रहे हैं। लेकिन हम जो तैयारी करेंगे वो ये मान के चलेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब वैदिक सभ्यता है, इसको हम डिटेल में इंडस वैली के बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमें समझना है ये पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो साइट है, स्थल है, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका ये पुरापाषाण काल का स्थल है, और यहां भीमबेटका गुफा चित्र मिले हैं। भीमबेटका कहां पे है? भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है भीमबेटका? तो ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका। मध्य पाषाण काल के जो इंपॉर्टेंट साइट है, इंपॉर्टेंट स्थल है, ये है सराय नाहर राय और महदहा। तो सराय नाहर राय और महदहा, ये यहां क्या मिला है? कौन से एविडेंस मिले हैं मध्य पाषाण काल के? तो मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष यही मिला है, सराय नाहर राय और महदहा में। और ये दोनों ही कहां पे हैं? ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है? सराय नाहर राय और महदहा, ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले में है। और यहाँ एक फेमस लेक भी है जिसका पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, गोखुर लेक है एक, गोखुर लेक,
वो यही है प्रतापगढ़ में। महदहा है, ये तो पुट्टी तहसील है प्रतापगढ़ जिले में, उसमें पड़ता है। अब चौपानी मांडो, चौपानी मांडो है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में है। ये कहां पे? प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। पूरी दुनिया में मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने का सबूत सबसे पहला यही मिलता है। ये प्रयागराज में है। बेलन नदी घाटी का एरिया है ये, बेलन नदी का, उस टाइम का बेलन नदी घाटी। चौपानी मांडो प्रयागराज। आदमगढ़ कहां पे है? प्रयाग। तो यहां क्या मिला है? वन्य धान का प्रमाण मिला है चौपानी मांडो, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ और बागोर, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ कहां पे है? आदमगढ़ पड़ता है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है आदमगढ़? तो ये होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले का अब नाम चेंज कर दिया है, और होशंगाबाद जिले का नाम चेंज करके अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो आदमगढ़, ये आदमगढ़ पहाड़ी भी है, और आदमगढ़ ये वहां का मध्य पाषाण का स्थल भी है। तो अभी नर्मदापुरम, पहले होशंगाबाद हुआ करता था मध्य प्रदेश। बागोर, यहां पे भी मध्य पाषाण काल के सबूत मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के। बागोर कहां पे है? बागोर पड़ता है ये राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह है बागोर? तो बागोर है ये राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा में एक मांडल तहसील पड़ता है, मांडल उप तहसील है शायद, वहां पे है। जो बनास नदी है, बनास नदी जो आगे जाके चंबल में मिलती है, चंबल आगे जाके यमुना में मिलती है। तो बनास नदी यहीं से होके बहती है आगे, हालांकि निकलती वो उदयपुर से है, लेकिन यहीं से निकलती है। भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, बागोर राजस्थान में। तो उम्मीद है ये साइट ये यहां से क्लियर हो गई। जिस चीज पे ज्यादा जोर देके बताया जा रहा है, आप समझ लीजिएगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कोल्डी हवा, ये सबसे पहले चावल का साक्ष्य यही मिला है। चावल का साक्ष्य कहां मिला है? कोल्डी हवा। और ये कोल्डी हवा भी कहां पे है? कोल्डी हवा भी ये उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में किस जगह है? प्रयागराज में ही है। एक देवघाट गांव है प्रयागराज में, वहां पे है ये कोल्डी हवा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बुर्ज होम, बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर का है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष भी मिले हैं। तो ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। हम बात कर रहे हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में क्या मिला है? इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आग और पहिया। एग्रीकल्चर, आग और व्हील, ये तीनों यहीं पे इसमें खोज की गई है नवपाषाण काल में। चिरांद है, तो ये चिरांद कहां पे है? ये बिहार में है चिरांद। संगन, कल्लू, पिकलीहल, उतनूर, यहां राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। ये साउथ इंडिया में है ये जगह। और स्पेशली देखा जाए, ये जैसे संगनकल्लू है तो ये कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, इसके अलावा कोडे केले देखें, आंध्र प्रदेश का संगनकल्लू, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक के, तो ये उधर के हैं। अब सिंधु सभ्यता का देखा जाए तो इसकी मान्य तिथि है ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। इसका विस्तार पूछ लिया जाता है कई बार। सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, ये उत्तर में मांडा, चेनाब तट। तो ये मांडा उत्तर में कहां आ गया? चेनाब तट। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में देखेंगे आप तो दईमाबाद, दईमाबाद गोदावरी तट। कई बार आपको ये गोदावरी नहीं दिया होता है ऑप्शन में, प्रवरा दिया होता है, प्रवरा रिवर। तो दईमाबाद कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है ये दईमाबाद, गोदावरी तट या प्रवरा नदी। आलमगीर, हिंडन तट। तो आलमगीर तो आप सभी जानते होंगे।
आलमगीर है ये हिंडन तट, ये है हिंडन नदी है, यहाँ पे हिंडन नदी जो उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। किस जगह पे है? मेरठ में है। कई बार पूछ लिया जाता है हमसे इसका क्वेश्चन। आलमगीरपुर, हिंडन नदी तट, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है, इसकी खोज किसने की थी? तो आलमगीरपुर की खोज की गई थी 1952 से 55 के बीच में। आलमगीरपुर 1952 से और 55 इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। YD शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने खोज की थी आलमगीरपुर, जो हड़प्पा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, सैंधव सभ्यता, ये सब एक ही है। पश्चिम में सूतकांगेडोर या दाशक तट, तो सूतकांगेडोर या दाशक तट, इसकी खोज की थी आरएन स्टाइन ने। इसकी खोज किसने की थी? आरएन स्टाइन ने की थी। 1927 में इसकी खोज की गई थी, 1927 में। और ये अभी प्रेजेंट में बलूचिस्तान का जो एरिया है वो है। ये अभी प्रेजेंट में बलूचिस्तान का जो एरिया है वो है सूतकांगेडोर। आलमगीर का हमने पढ़ लिया। मांडा ये चेनाब तट, जम्मू कश्मीर, इसकी खोज किसने की थी? मांडा की जेपी जोशी और मधुबाला। जेपी जोशी और मधुबाला ने की थी 1982 में, इसकी खोज की गई थी। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे दहिमाबाद, जो हम गोदावरी तट प्रवरा नदी पढ़ रहे थे दक्षिण वाला, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रंगनाथ राव एवं S.A. साली ने। रंगनाथ राव एवं S.A. साली ने की थी 1974 से और 78 के बीच में। इसमें एक और थे देश पांडे, तो देश पांडे, रंगनाथ राव एवं S.A. साली, इन्होंने की थी दाइमाबाद, इसकी खोज करता थे ये। उम्मीद है ये चारों क्लियर हो गए होंगे। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश का स्पेशली देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और पहले जो हमने पढ़े थे सराय नाहर राय या फिर चौपानी मांडो, वो मध्य पाषाण काल के स्थल थे। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के जो स्थल हैं इंपॉर्टेंट, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो आलमगीरपुर, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1952 से 55 में की, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा एक हुलास एवं बड़ा गांव और है। हुलास एवं बड़ा गांव ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। हुलास एवं बड़ा गांव सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मांडी है, मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा एक सनोली का और पूछ लिया जाता है, सनोली, ये बागपत उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं चार मेन, आलमगीरपुर, हुलास एवं बड़ा गांव, मांडी और सनोली, ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता, इनके प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। आलमगीरपुर मेरठ में, हुलास एवं बड़ा गांव सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर में, सनोली बागपत में। और सनोली की खोज की थी DV शर्मा ने। 2005-6 में DV शर्मा ने खोज की थी सनोली की, जो बागपत में। उम्मीद है यहां से क्लियर हो गया होगा। तो आपसे एक साथ में रिक्वेस्ट भी है, उम्मीद है कि आप जरूर साथ देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। अब सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनका देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल है, ये कहां पे है? रावी नदी के तट पे, बाएं तट पे है हड़प्पा, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में जो पंजाब स्टेट है उसमें है। ये मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में, रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और यहाँ पे क्या मिला था हड़प्पा में? बड़े बड़े अन्न के अन्नागार मिले थे, समाधान मिले थे, जिसका पूछ लिया जाता है R37, नृत्य मुद्रा का खंडित धड़, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, हड़प्पा स्थल की बात हो रही है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी 1922 में।
और सिंधु नदी के दाएं तट पे लरकाना पाकिस्तान में है ये मोहनजोदाड़ो। यहाँ पे भी बड़े स्नानघर, विशाल अन्नागार, नर्तकी की ब्रॉन्ज की मूर्ति, कांस्य मूर्ति मिली थी और एक मुद्रा थी जिसपे पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र था। इसके 3 मुख थे। लोथल, लोथल गुजरात में है। गुजरात में लोथल के अलावा आप देखेंगे रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, देसलपुर काठियावाड़, ये रोजरी प्रभास पाटन काठियावाड़ में है, भगतराव, पादरी, ये सभी गुजरात में है। तो गुजरात का ध्यान रखना आपको। कुंतसी गुजरात में है, मालवण ये भी गुजरात में है, पादरी, भगवतराव, रोजरी एवं प्रभास पाटन, देसलपुर, सूरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर ये सभी गुजरात में है। लोथल ये भोगवा नदी के तट पे अहमदाबाद में है, गुजरात में। इसकी खोज की थी SR राव ने 1955 में। और यहाँ पे क्या मिला है? 3 युगल समाधिकरण मिला है, डॉक यार्ड मिला है, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं और हाथी दांत का पैमाना मिला है। धोलावीरा कहाँ है? ये भी कच्छ का रण गुजरात में है। धोलावीरा कच्छ गुजरात। इसकी खोज की थी RS बिष्ट। उत्खनन करता थे RS बिष्ट और खोज की थी इसकी JP जोशी और RS बिष्ट ने 1967-68 में। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पे शैलकृत जलकुंड और एक 10 चिन्हों का शिलालेख मिला था। मतलब यहाँ पे धोलावीरा जो कच्छ का रण है गुजरात में, यहाँ वाटर मैनेजमेंट के सबूत मिलते हैं कि एक अच्छा उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। NCERT की बुक में देखेंगे अगर आप, तो NCERT में आपको एक बात मिलेगा, जो स्नानागार है वो मिलेगा, जो आजकल आपको 5 स्टार 7 स्टार होटलों में मिलता है, एक जिसको कहते हैं स्विमिंग पूल। तो वो स्विमिंग पूल मिलेगा आपको मोहनजोदाड़ो में उस टाइम पे भी वो। और वही सेम स्विमिंग पूल जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स लगी हुई है, और इसी तरीके का बड़ा स्विमिंग पूल जो आजकल 5 स्टार 7 स्टार या कोई VIP घरों में देखने को मिलता है। कालीबंगा, कालीबंगा ये हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में। इसकी खोज की थी BB लाल और BK थापड़ ने 1961 में। ये वो एरिया है घग्गर नदी वाला एरिया, घग्गर सरस्वती नदी वाला एरिया है। कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं यहाँ, जुते हुए खेत जोते हुए साक्ष्य मिले हैं, मतलब खेती के सबूत मिले हैं। भूकंप आने के भी साक्ष्य हैं यहाँ पे, और सभी घरों में कुएं मिले हैं यहाँ पे। ये कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान। और हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के इंपॉर्टेंट स्थल। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये घग्गर या सरस्वती नदी तट हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी स्थल कहाँ है? हरियाणा में हिसार में। और इसकी खोज किसने की थी? सूरजबान। भारत में सबसे बड़ा जो सैंधव स्थल है वो ये ही मिला है राखीगढ़ी में। बनावली ये फतेहाबाद हरियाणा में है। इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। और यहाँ पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिली हुई है। रोपड़ ये सतलज नदी के तट पे पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी 1953 से 56 के बीच। और यहाँ मनुष्य के साथ साथ जो पालतू कुत्ता है, पेट डॉग, उसके भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। टेस्ट सीरीज का इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। अब इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस पे आपको सेपरेट टेस्ट भी मिलेगा। नोट्स ऑलरेडी सेंड किए जा चुके हैं आपको एंशिएंट केयर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता अन्य किन और नामों से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता, ये और नाम है जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
हड़प्पा संस्कृति है, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो पुरातात्विक उत्खनन है, जो उत्खनन करता है, उन्होंने उत्खनन किया, वही इसका प्रमुख स्रोत है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किस काल से? आद्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना बताया गया है कि लगभग ये ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, मांडा से दाइमाबाद और इधर हिंडन उत्तर प्रदेश से और पश्चिम तक, ये कितना इसका एरिया था? तो इसका जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? जो इसकी कार्बन डेटिंग की गई है उसके आधार पे इसको क्या माना गया है? तो इसका लगभग जो माना गया है C14 का, C14 से जो सिंधु सभ्यता की मान्य तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से, 2300 ईसवी पूर्व से और 1700 ईसवी पूर्व, 2300 ईसवी पूर्व से और 1700 ईसवी पूर्व। विभिन्न स्थलों से प्राप्त, ये तो सिंधु सभ्यता का था, C14 द्वारा विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति है, इसको 3 भागों में किया गया है। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि अलग अलग स्थल से अलग अलग इसकी डेटिंग मिली है। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात करें, शुरुआती जो हड़प्पा सभ्यता वो माना गया है 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसवी पूर्व आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। और जो इसका अर्बनाइजेशन कहें, नगरीय हड़प्पा सभ्यता है, वो नगरीकरण, नगरीय हड़प्पा सभ्यता ये शुरुआत हुई है इसकी 2600 ईसवी पूर्व से और 1900 ईसवी पूर्व। और जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता, इसका तीसरा फेज लिया गया है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, वो 1900 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व ये माना गया है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा आप। हड़प्पा सभ्यता की कई बार मैचिंग में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो इसकी जो आकृति है ये ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। ये कैसी मानी जाती है हड़प्पा संस्कृति? तो एक कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार हमने पढ़ ही लिया। सूत कांगेडोर, मकरान कोस्ट ये बलूचिस्तान, पश्चिम में, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र और नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर। यहां से आपको ये मैप ध्यान में रह जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी ये की गई थी 1921 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा है? तो सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में भारतीय जो पुरातत्वविद हैं राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी, ये 2 नाम ध्यान रखने आपको, राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? जो विशाल बड़े बड़े टीले हैं उनकी बात हो रही है। तो ये ध्यान आकर्षित हुआ था 1826 में। कब? 1826 में ध्यान आकर्षित हुआ था चार्ल्स मैसन का। किसका? चार्ल्स मैसन का। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। सबसे पहले किसने किया था लेकिन वो समझ नहीं पाया इसका क्या इंपॉर्टेंस है हड़प्पा का? तो सबसे पहले हड़प्पा का किया था कनिंघम ने। कनिंघम ने किया था 1853 ईस्वी में। 1853 में कनिंघम ने किया था उत्खनन, लेकिन वो समझ नहीं पाया था। तो वो ऐसा था जिसने किया था लेकिन वो समझ नहीं पाया। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही है? हड़प्पा सभ्यता जो पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी कितने साल तक रही है? तो ये लगभग 6 शताब्दी तक रही है, लगभग 600 साल तक।
6 शताब्दी तक रही है। हड़प्पा सभ्यता को पूर्ण विकसित की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता को जो ये हमने बात की यहाँ पे 2600 से 1900, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम भी जॉन मार्शल ने ही दिया था, जिसने मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी था जॉन मार्शल, और उसी ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा था? तो ये इसको जो जुड़वा राजधानी है ये पिगट ने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने। मोहनजोदड़ो को किस और एक और नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले एवं शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी, ये 7 और 11 मीटर थी। सबसे चौड़ी सड़कें थी वो 7 और 11 मीटर की थी। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रकृति थी नगरीय प्रकृति थी, शहर थे, नगर थे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक जगह पे हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक जगह पे ही हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण क्या कारण है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो एक कारण बताया गया है वो मृद भांड बताया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पास, देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग कैसे थी? वो अलग थी क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास, इनके पास एक चित्रलेखीय लिपिक थी। इनको लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पतन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो पतन नगर जाना जाता है ये लोथल को। किसको? लोथल को। ये गुजरात में लोथल को जाना जाता है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है। ये कहां पे है? ये पंजाब में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो ये हमने पढ़ा था थोड़ी टाइम पहले, राखीगढ़ी। कहां है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं इनका जो संकेंद्रण मिला है ये घग्गर और हाकरा, घग्गर रिवर और हाकरा रिवर। और ये घग्गर और हाकरा किधर है? ये राजस्थान में, हरियाणा में, जो हनुमानगढ़ है, राजस्थान का हनुमानगढ़ गंगानगर, उस एरिया में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस तरीके के पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये आज का टॉपिक था। इस टॉपिक पे आपको सफिशिएंट क्वेश्चन, टेस्ट, नोट सभी मिलेंगे। ये काफी लेंथी टॉपिक है लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही करवाया जा रहा है। अदरवाइज आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये और भी इसको डिटेल में पढ़ा जा सकता है, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज कर रहे हैं तो और ज्यादा डीप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी की तरफ से एलटी ग्रेड की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। जीडीसी और जीआईसी दोनों की वैकेंसी जो अभी ये वीक शुरू हो रहा है इसमें आएगी। तो अगले जो वीक है इसमें वैकेंसी आने के पूरे चांसेज हैं जीआईसी और जीडीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर के। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। एलटी ग्रेड की भी कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अभी वीक में 2 या 3 टेस्ट का ही टारगेट है, साथ में नोट्स वगैरह भी, लेकिन आगे फिर ये प्रोसेस और बढ़ता रहेगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है, एक टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
आज का टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन दोनों में से एक पे क्वेश्चन आता है 100%, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता, देखिए जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और ये जो ईसा पूर्व दिया हुआ है, ये ईसा पूर्व क्या है, जो ईसा मसीह हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले के साल हैं। ये उनका जन्म हुआ उससे इतने साल पहले, ठीक है। अब उनका जन्म तो कहां हुआ था, ईसा मसीह का जन्म जो अभी फिलिस्तीन में है, बैथलम, वहां पे हुआ था। एक रोमन एम्पायर हुआ करते थे, उनके टाइम पे हुआ था। तो ये उससे पहले का है। आर्य वैदिक सभ्यता यहीं से शुरू होती है, आर्य काल से। और आर्य सबसे पहले कहां पे आए थे, ये 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व भारत में आए थे और पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे ये सबसे पहले। तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप अपना जो मैप है उसको ब्रॉडर रखिएगा। जो हमारा अभी फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, उसको नहीं, अभी मॉडर्न का नहीं, पुराना, क्योंकि उस टाइम पे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारा ही हिस्सा हुआ करते थे। आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ये होता है आर्य का मतलब। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करेंगे हम। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आर्य का सबसे प्राचीन जो था वेद, वो ऋग्वेद था। भारत में आने वाले आर्य हैं, ये इंडो आर्य कहा जाता था। और जो वैदिक सिविलाइजेशन है उनकी नींव आर्य थे, उन्होंने ही डाली थी। ये इनका रेस्पेक्टेड ग्रंथ हुआ करता था, वेद आदरणीय ग्रंथ था इनका। और इसमें भी सबसे प्राचीन कौन सा था, ऋग्वेद था। आर्य है, इनका जो समूह हुआ करता था, ग्रुप ऑफ आर्यज, उसको विश कहा जाता था। क्या कहते थे, विश कहा जाता था। इनमें भी जो आर्य अनार्य थे उनको दस्यु और दास कहते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना हमें, कि सबसे प्राचीन वेद है इनका ये ऋग्वेद था। और आर्य के जो समूह है इसको विश कहा जाता था, विश, आर्य के समूह को विश कहा जाता था। ये धार्मिक समारोह पर सोमपान वगैरह ये भी करते थे। इनके जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र को ये प्रमुख देवता मानते थे। किसको, इंद्र को। और इनका जो मेन लाइवलीहुड हुआ करता था, रोजगार, इनका जो जीवन यापन का पेशा हुआ करता था वो पशुपालन और खेती हुआ करता था। अभी जैसे वर्षा के देवता इंद्र हैं, वायु के मारुति, प्रकाश के सूर्य, तो उस टाइम पे भी यही था, ये पूजा करते थे इनकी। आर्य है, ये घोड़े को ज्यादा महत्व देते थे। किसको ज्यादा महत्व देते थे, घोड़े को। और इसके साथ साथ सरस्वती रिवर का भी इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस था। सरस्वती नदी को भी ये बहुत महत्व देते थे। ये कबीलों में रहते थे और इनके जो संरक्षक थे वो राजा कहे जाते थे। आर्य के कबीले में रहते थे, इनके संरक्षक राजा कहा जाता था उनको। इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़ और जुआ, ये इनका एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करता था। और इनकी जो भाषा है, आर्य थे, इनकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा। संस्कृत इनकी मूल भाषा थी, मेन भाषा थी। लोहे के धातु की खोज है, ये भी इन्होंने ही की थी। इनके समय में समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हुआ करते थे इनके टाइम पे। समाज की जो मेन इकाई हुआ करती थी, प्रमुख इकाई, वो परिवार हुआ करती थी इनके टाइम पे। क्या हुआ करती थी, परिवार हुआ करती थी। और सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार ही थी। और कई परिवार या कई गांव मिलके, जैसे सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल है या परिवार है। अब परिवार या गांव मिलके, और इससे क्या बनता था, गोत्र।
गोत्र का निर्माण यहीं से हुआ है। कई परिवार मिलकर, कई ग्राम मिलकर गोत्र का निर्माण करते हैं, और कई ग्राम मिलकर विष का भी निर्माण करते हैं। ये एक जैसे इकाई है, कई इकाई मिलके, और उस तरीके से था। 4 आश्रम हुआ करते थे इनके समाज में भी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो अभी भी मान्यता है। इनमें जातीय, अंतरजातीय और विधवा विवाह प्रथा प्रचलित थी। आर्य के टाइम पे जातीय या फिर अंतरजातीय और विधवा विवाह प्रथा ये सब प्रचलित थी। व्यापारी है, इनके अध्यक्ष को श्रेणी कहा जाता था। इनमें जो व्यापारी हुआ करते थे उनका जो अध्यक्ष होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। और व्यापार हेतु दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति था उसको पणी कहा जाता था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आर्य या वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे जो व्यापार, दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उसको पणी कहा जाता था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति, उसको बैक नोट कहते थे। बैक नोट जो आजकल आज भी ये परंपरा है, ब्याज, सूदखोरी वगैरह। इसमें 3 प्रकार के इनके वस्त्र हुआ करते थे मेनली। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? इसमें अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। जो महिला लाइफ टाइम अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक टाइम पे क्या हुआ करता था? जैसे अभी कास्ट सेंसस का इश्यू उठा था थोड़े टाइम पहले, इनके टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो आदमी के काम से हुआ करती थी। कौन क्या काम करता है उसी हिसाब से उसको उस वर्ण व्यवस्था में बताया जाता था। ऐसा नहीं था कि बाय बर्थ हुआ करता था, तो वो काम के हिसाब से रहता था। इसमें सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पे ही आधारित है। सामवेद का जो संकलन किया है वो ऋग्वेद पे आधारित है। ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है अवेस्ता, उसकी तुलना भी भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है, क्योंकि उस टाइम पे व्यापार ईरानियन एम्पायर, उधर इनका ट्रेड हुआ करता था। इनके टाइम पे जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन हुआ करता था शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। शतपथ ब्राह्मण ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। इसमें राजा की उत्पत्ति के विषय में भी साक्ष्य हैं, जो किससे मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलते हैं। राजा की उत्पत्ति के पहले साक्ष्य भरत कुल के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा है। भरत तथा कुरु कबीलों ने मिलकर ही कुरु वंश की स्थापना की थी। कुरु वंश का हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यही ध्यान रखनी है। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था या फिर जो आश्रम व्यवस्था है उसका उल्लेख कहां मिलता है? सबसे पहले तो चाहे वो जाति व्यवस्था है, गोत्र व्यवस्था है या फिर ब्राह्मण या आश्रम व्यवस्था है, इसका उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में मिलता है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और जो पूर्वज हैं उनकी पूजा का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। एक 24 बैलों द्वारा हल खींचा जा रहा है, उसका उल्लेख कहां मिलता है? काठक संहिता से मिलता है। 24 बैल हैं, वो एक हल को खींच रहे हैं, इसका उल्लेख काठक संहिता से मिलता है। और हल संबंधी अनुष्ठान है, इनका भी सबसे पहले वर्णन कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद काल में जो संपत्ति हुआ करती थी उसका प्रमुख कौन हुआ करता था? ऋग्वेदिक काल में जो संपत्ति है उसका प्रमुख हुआ करता था गोधन। कौन हुआ करता था? गोधन। इनकी जो प्रमुख फसल है वो यव और गेहूं हुआ करती थी। इनकी जो मेन फसलें हैं गेहूं और यव हुआ करती थी। ऋग्वेद में जन का 275 और विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। जन और विष का। इनमें देखिए उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता है, जो पूछ लिया जाता है कई बार कि उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो वो प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और इसका उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में।
सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ये सभी पॉइंट, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इन पे आने वाले टाइम पे आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। अभी आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको नोट्स भेजे जाते हैं, वो पढ़िएगा और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र देवता का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। ऋग्वेदिक समाज में पितृ सतात्मकता और एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेदिक टाइम पे सिर्फ एक विवाह की प्रथा ही प्रचलित थी। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो मेन फसलें थी वो कौन सी थी? चावल और गेहूं, ये मेन फसलें थी। जबकि ऋग्वेदिक काल में कौन सी थी? यव और गेहूं। ऋग्वेदिक काल में तो यव और गेहूं और उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं। धान, यव और गेहूं का वर्णन कहां मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। सिंचाई के साधन इनमें मेनली तो बारिश, कुएं, नहर, इनका उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? शीर कहा गया है हल को। और शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख मिलता है रेशम, कोश कहा जाता था उस टाइम, इसको रेशम का उल्लेख मिलता है। ये कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। एक क्षौम का उल्लेख और मिलता है इसमें, क्षौम, और वो क्षौम का उल्लेख कहां मिलता है? मैत्रायणी ब्राह्मण में मिलता है। मैत्रायणी ब्राह्मण में क्षौम का उल्लेख मिलता है। और तक्ष का उल्लेख किसके लिए हुआ है? बढ़ई के लिए हुआ है तक्ष, ये अथर्ववेद में मिलता है। एक श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख मिलता है, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, श्रेष्ठी का। पूषण, ये शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुआ करते थे उस टाइम पे, पूषण। रुद्र, जिन्हें ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता माना जाता था, इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी थी। जो ऋग्वैदिक काल में रुद्र थे, उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में उनकी पूजा होने लगी थी। ऋग्वेद में 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। कितने? 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का जिक्र है। तो ये ध्यान रखना आपको, ऋग्वेद में 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है, जबकि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है, उसमें 14 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। इस टाइम पे जो प्रमुख रचयिता, प्रवर्तक, दार्शनिक जो थे, वो कौन थे? चारवाक। तो अगर हमसे पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल, इस टाइम पे कौन से प्रमुख दर्शन एवं रचयिता, प्रवर्तक रहे हैं, तो चारवाक ये प्रमुख दर्शन और इसके रचयिता चारवाक ही थे। सांख्य दर्शन, इसके कपिल थे रचयिता। यहां से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो मैचिंग में या डायरेक्ट, जैसे योग के रचयिता ये पतंजलि, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद या उलूक। तो ये 7 आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन पे टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसमें पुत्री को कृपण कहा गया है। जबकि जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, उसमें कहा गया है कि पत्नी के बिना पति यज्ञ कार्य संपन्न नहीं कर सकता। मतलब कोई यज्ञ हो रहा है, हवन आहुति यज्ञ, इसमें कपल का बैठना, पति पत्नी के बिना यज्ञ कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। और शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण दिया गया है। जबकि ऋग्वेद में नदी सूक्त 21 नदियों का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है, उसमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सिंधु नदी। जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती रिवर। ये कंफ्यूज नहीं होना है, महत्वपूर्ण और पवित्र। महत्वपूर्ण रिवर थी सिंधु नदी, जबकि पवित्र थी सरस्वती। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है।
4 जो वर्ण हैं उनका उल्लेख सबसे पहले पुरुष सूक्त में मिलता है। चांदी का विवरण भी मिलता है इस टाइम पे, लेकिन चांदी का विवरण किस में मिलता है? सबसे पहले चांदी के बारे में जिक्र है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में चांदी के बारे में, सिल्वर के बारे में जिक्र है। और जो 4 आश्रम है, जाबालोपनिषद है, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र और राजा ये शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो राष्ट्र और राजा मतलब नेशन और किंग, इसका जिक्र किसमें सबसे पहले कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। निरुक्त में पंचजनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद की गणना की गई है। किसमें? निरुक्त में जो पंचजन है उसमें। तो पूछा जाए हमसे कि निरुक्त में जो पंचजन है उनमें किसकी गणना की गई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। इसके अलावा जो षड दर्शन है उसका बीजारोपण भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। श्राद्ध प्रथा है, श्राद्ध, इसका सबसे पहले कब शुरू हुआ था? ये श्राद्ध का जो अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है श्राद्ध, उसका आरंभ हुआ था दत्तात्रेय ऋषि के लिए किया था, उनके पुत्र थे निमि। तो ये आपको याद रखना है, श्राद्ध प्रथा का सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था? ये किया था निमि ने किया था। किसके लिए किया था? इनके पिता थे दत्तात्रेय ऋषि, उनका श्राद्ध किया था इन्होंने। अब महाजनपद, ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में। एक बार के लिए आप इसको सिर्फ सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, एक बार के लिए सिर्फ इसको ऐसे ही रफली आप देख लीजिए वीडियो को। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक लाइन याद रखनी है, नहीं, एक बार के लिए आप इसको थ्रोली देख लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा आप इसको समझने के लिए देखिएगा। फिर जब नोट्स पढ़ेंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये 16 जनपद हुआ करते थे भारतवर्ष में 6ठी शताब्दी में। बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है उसमें ये 16 जनपदों की लिस्ट मिलती है। तो हमसे पूछा जाए अगर कि 16 जनपदों की सूची किसमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ के में, तो ये बौद्ध ग्रंथ का है अंगुत्तर निकाय, इसमें मिलती है। जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है उसमें भी 16 जनपदों की सूची मिलती है, लेकिन कुछ नाम उसमें अलग है। ये जो 16 जनपद हैं बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के, और जो जैन धर्म का है भगवती सूत्र, इसमें भी हैं तो 16 ही, लेकिन कुछ नाम अलग अलग है। हो सकता है वो उस टाइम पे जैन ग्रंथ है वो उनको किसी और नाम से बुलाता हो, बौद्ध ग्रंथ उनको किसी और नाम से बुलाता हो। जैसे नाम चेंज होते रहते हैं ना, अभी भी करते हैं, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, इस तरीके से कुछ परंपरा हो। महाजनपद 2 प्रकार के थे, राजतंत्रात्मक राज्य और गणतंत्रात्मक राज्य। एक राजतंत्र, एक गणतंत्र, ये 2 तरह के महाजनपद थे। वज्जी और मल ये गणतंत्रात्मक राज्य थे, बाकी सभी राजतंत्रात्मक थे। तो हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा है जनपद वो गणतंत्रात्मक था, तो आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं, वज्जी और दूसरा मल्ल। वज्जी और मल्ल ये 2 नाम ध्यान रखने हैं जो गणतंत्रात्मक थे, बाकी के सभी थे वो राजतंत्रात्मक थे। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें महाजनपद 22 बताए गए हैं। तो पहले 16 थे, फिर पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें 22 महाजनपद बताए गए हैं। जबकि बौद्ध ग्रंथ का ही एक और है महावस्तु। बौद्ध ग्रंथ का एक है महावस्तु। इस महावस्तु में 7 महाजनपदों का उल्लेख है। एकमात्र अश्मक महाजनपद है, ये दक्षिणी भारत में था, बाकी के सभी 15 महाजनपद उत्तर भारत में से संबंधित थे। तो हमसे पूछा जाए कि कौन सा महाजनपद है जिसका संबंध उत्तर भारत से नहीं है, तो वो अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद ये दक्षिणी भारत से था, बाकी सभी 15 उत्तर भारत से संबंधित थे। महाजनपद युग में जो उत्तरी भारत है उसमें गंगा की घाटी जो थी, जो पूरी गंगा की घाटी है ऊपर से और ये यहां तक, इसमें टोटल 36 हुआ करते थे गणराज्य।
तो हमसे पूछा जाए महाजनपद युग में उत्तरी भारत में गंगा की घाटी में कितने गणराज्य थे, तो 36 गणराज्य थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मुद्रा प्रणाली का चलन हुआ था। तो मुद्रा प्रणाली का चलन कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। और सबसे पहले सिक्के जारी किसने किए थे? सबसे पहले जो सिक्के जारी किए थे ये गणराज्यों में किए गए थे। किसमें? गणराज्यों में किए गए थे सिक्के जारी। और उनको क्या कहा जाता था? पंचमार्क्ड। पंचमार्क्ड कहा जाता था उनको, पंचमार्क्ड। ये उन सिक्कों को कहा जाता था जो सबसे पहले गणराज्यों में जारी किए गए थे। और अभी हमने पढ़ा 2 गणराज्य हुआ करते थे, वज्जी और मल्ल। गौतम बुद्धकालीन गणतंत्र राज्य 10 हुआ करते थे। गौतम बुद्धकालीन गणतंत्र राज्य 10 थे। जो ये 10 की लिस्ट है, कपिल वस्तु के शाक्य, ये याद रखना आपको, गौतम बुद्ध काल के गणतंत्र। और गौतम बुद्धकालीन गणतंत्र राज्य कितने थे? 10 थे। और ये वो 10 हैं: कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्य, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये टोटल बुद्धकालीन 10 गणतंत्र थे। इनके नाम ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा बुद्धकालीन गणतंत्र राज्य नहीं है, अगर ये पूछा जाता है तो आपको नाम ध्यान होने चाहिए। अब महाजनपद युग के जो मेन नगर हुआ करते थे, महाजनपद टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन से हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट नगर कौन से हुआ करते थे, तो वो 4 नगर हुआ करते थे महाजनपद काल में इंपॉर्टेंट। एक था इंद्रप्रस्थ, अभी दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी और वाराणसी। तो ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। महाजनपद युग के प्रमुख नगर इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और वाराणसी। महाजनपद युग के सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन से थे? ये तो प्रमुख नगर थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली जनपद कौन से थे? तो वो मगध, अवंती, कौशल और वत्स। ये सबसे पावरफुल हुआ करते थे जनपद। मगध जनपद, अवंती, कौशल और वत्स, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मगध जनपद में कौन कब राजा रहा है, उसकी राजधानी क्या थी, अवंती किसको कहा जाता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप वेबसाइट के थ्रू टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप 5 अगस्त से पहले जो ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज 5 अगस्त तक, तो इसमें 25% का डिस्काउंट रखा हुआ है रेगुलर प्राइस में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, इस पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, यहाँ से भी आपको डिटेल मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपके सिलेबस के नोट्स, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, सिलेबस के वीडियोज वगैरह, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको अच्छे से, जो जो आपके सिलेबस में है। एलटी ग्रेड और जीडीसी दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों का सिलेबस लगभग 90% सेम है। फर्क है, हाँ, पेपर का लेवल अलग अलग आएगा। फर्क इतना ही है, एलटी ग्रेड में अलजेब्रा, मैथमेटिक्स वगैरह है, और जीडीसी में रीजनिंग है। इसमें मैथ्स है और उसमें रीजनिंग है, बाकी सिलेबस कॉमन है। एग्जाम का लेवल अलग जरूर है, लेकिन सिलेबस सेम है। अब महाजनपद, तो ये जो टोटल 16 महाजनपद की हम बात कर रहे थे, ये टोटल 16 कौन कौन से हैं? पहला है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा, जो अभी बिहार में भागलपुर और मुंगेर जिले हैं, उनको मिला के उस टाइम पे अंग हुआ करता था। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। अंग महाजनपद अभी प्रेजेंट में बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला, और इसकी राजधानी कौन सी थी? चंपा। मगध महाजनपद, तो ये राजगृह ये भी बिहार का ही है, ग्रीवरज भी कहते थे उस टाइम पे इसको, राजगृह। अभी प्रेजेंट का जो बिहार है उसमें पटना और गया, इन जिलों को मिलाकर मगध उस टाइम हुआ करता था, और राजगृह को आजकल राजगीर कहा जाता है। तो मगध महाजनपद, इसकी राजधानी ये ध्यान रखना आपको, गिरिव्रज या राजगृह, अभी प्रेजेंट का पटना और गया जिला। तो ये दोनों अंग और मगध, इनका संबंध किससे है?
बिहार से, अभी प्रेजेंट का बिहार। तीसरा काशी महाजनपद, इसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, जो अभी उत्तर प्रदेश में बनारस और उसके आसपास का जो एरिया है वो, अभी भी इसको वाराणसी कहते हैं, उस टाइम काशी कहते थे। चौथा कौशल, इसमें दो हुआ करते थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कौशल की श्रावस्ती। जो उत्तरी कौशल है उसकी राजधानी साकेत, जो अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती है, उसको मिलाकर कौशल कहा जाता था। उत्तर कौशल की राजधानी साकेत, दक्षिणी कौशल की श्रावस्ती, जो अभी गोंडा है इसके आसपास का जो एरिया है वो श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की राजधानी। ये आपको याद रखने हैं सभी, और जब बार बार पढ़ेंगे तो ही याद रख पाएंगे, बाकी तो सब चीजें क्लियर प्रैक्टिस टेस्ट से हो जाएगी। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली, मिथिला, विदेह। अभी प्रेजेंट में जो बिहार है उसका दरभंगा, मधुबनी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको वज्जी महाजनपद कहा जाता था। तो वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी थी वैशाली, मिथिला, और अभी प्रेजेंट में कौन सा है ये, दरभंगा, मधुबनी, इसके आसपास का एरिया। मल्ल महाजनपद, तो वज्जी और मल्ल ये दोनों गणतंत्रात्मक महाजनपद थे, बाकी सभी राजतंत्रात्मक थे। मल्ल की है कुशीनारा, कुशावती, जो अभी उत्तर प्रदेश का ये देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर या गोरखपुर के आसपास का एरिया है, उसको मल्ल महाजनपद कहा जाता था। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, अभी प्रेजेंट का जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, ये उसके निकटवर्ती क्षेत्र को चेदी कहा जाता था, बुंदेलखंड और उसके आसपास का एरिया। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, अभी प्रेजेंट का इलाहाबाद, मिर्जापुर और उसका आसपास का जो एरिया है उसको वत्स महाजनपद कहा जाता था, और कौशाम्बी को आजकल कोशम कहा जाता है। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, अभी दिल्ली और उसका आसपास का जो एरिया है उसको उस टाइम पे कुरु महाजनपद कहा जाता था, और दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ, इसका महाभारत में भी जिक्र है इंद्रप्रस्थ का। पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की अहिस क्षेत्र और इसको जो रुहेलखंड का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इनको मिला के पांचाल कहा जाता था। उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य, मत्स्य महाजनपद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। विराटनगर, इसकी राजधानी हुआ करती थी, अभी प्रेजेंट का जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, अलवर, भरतपुर और इसके आसपास का क्षेत्र है, इसको मत्स्य जनपद कहा जाता था। मेनली ज्यादातर एरिया इसमें अलवर, भरतपुर का आता था। सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, अभी प्रेजेंट का मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को उस टाइम पे सूरसेन कहा जाता था। अश्मक महाजनपद, पोतन या पोटली, नर्मदा तथा गोदावरी के बीच का जो एरिया था वो अश्मक महाजनपद था। इकलौता यही महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में था, बाकी सभी उत्तरी भारत में थे। तो ये ध्यान रखना आपको, अश्मक, पोतन या पोटली, नर्मदा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र है वो। नर्मदा आप जानते हैं, नर्मदा मध्य प्रदेश में से बहती है और फिर ये आगे जाती है महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात, महाराष्ट्र, और गोदावरी फिर ये नीचे। तो नर्मदा और गोदावरी के बीच का जो है मध्य प्रदेश से और ये नीचे आंध्र प्रदेश वगैरह तक का एरिया। अवंती महाजनपद, इसमें उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती था। उत्तरी अवंती है ये अभी जो मालवा क्षेत्र है उसको अवंती का कहलाता था उस टाइम पे। उज्जैनी अभी जो उज्जैन है। दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी महिष्मती थी, जो अभी मालवा क्षेत्र ही अवंती कहलाता था। उस टाइम पे भी मालवा ही था, लेकिन मालवा काफी बड़ा हुआ करता था, तो इसकी राजधानी अलग अलग बना रखी थी। उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ये पूछा जाता है कई बार राजधानी का, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती का। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला जो अभी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है वो गांधार कहलाता था। कंबोज,
राजपुर हाटक जो भी पाकिस्तान का हजारा जिला है, इसको कंबोज कहा जाता था। ये ट्राइबल एरिया है। तो ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। उम्मीद है यहां से क्लियर हो गया होगा। और भी कोई क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड। जनरल स्टडीज में आपको जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको ईमेल किया है। और अगर ईमेल नहीं मिला है तो आप स्पैम फोल्डर में ऑल मेल सेक्शन में देखिएगा, वहां मिल जाएगा। और फिर भी कोई इश्यू है तो आप इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको वापस ही सेंड कर देंगे। कई बार क्या होता है कि आपके ईमेल फुल हो जाते हैं, तो उस वजह से ईमेल नहीं डिलीवर होता है। तो कोशिश रखिएगा कि अपना ईमेल स्पेस हो, उसमें अननेसेसरी जो चीजें आप उनको हटा दीजिएगा। टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, सिलेबस के नोट्स, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, वीडियोस वगैरह सब कंप्लीट मिलेंगे। एक क्विक हम ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी साथ में करवाए जा रहे हैं। हिस्ट्री में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में महाजनपद हमने पढ़ लिया है। और महाजनपद के बाद में मगध एम्पायर पढ़ा था। मगध एम्पायर में हर्यक राजवंश पढ़ा था हमने, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ये 3 थे हर्यक राजवंश में। इसके बाद मगध एम्पायर में शिशुनाग राजवंश पढ़ लिया हमने, जिसमें शिशुनाग और कालाशोक ये थे। और इसके बाद में मगध एम्पायर में ही मगध साम्राज्य में नंद राजवंश पढ़ा था हमने, जिसमें महापदम नंद वो पहले थे और आखिरी थे घनानंद। और अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे। अब घनानंद था, वो आखिरी रूलर था, आखिरी शासक था किसका, मगध एम्पायर में जो नंद राजवंश था उसका। तो इसके टाइम पे ही क्या हुआ, सिकंदर का हमने पढ़ा था, सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो नंद शासकों में जो अंतिम था घनानंद, वो अपनी जो शोषणकारी व्यवस्था थी, स्पेशली जो टैक्स की व्यवस्था थी, जो कर व्यवस्था थी शोषणकारी, उसकी वजह से ये उसकी लोकप्रियता कम हो गई थी। और साथ में सिकंदर का भारत पे आक्रमण, उसी टाइम पे काफी अनस्टेबिलिटी थी। तो चंद्रगुप्त एक विद्वान, बुद्धिमान, और उसने कौटिल्य की मदद से 321 ईसा पूर्व में घनानंद को हरा के और जो मगध एम्पायर है उस पे खुद का अधिकार, खुद का शासन स्थापित किया था। किसने? चंद्रगुप्त ने। और यहीं से मौर्य वंश की स्थापना हुई मगध एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए मौर्य एम्पायर में से 3 का इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन तीनों का ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत को सेल्यूकस निकेटर से मुक्त करवाया था। तो सेल्यूकस निकेटर के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था उसको सेल्यूकस निकेटर से मुक्त करवाया था। निकेटर ने सिंधु का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पे शासन किया था, और सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र यही था। उसने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस संधि में चंद्रगुप्त ने बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु के जो पश्चिमी क्षेत्र थे वो ले लिए थे, और बदले में उसको 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर से संधि की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उस संधि के तहत ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु का जो पश्चिमी क्षेत्र है, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वो ले लिया था इस संधि के तहत, और उसको 500 हाथी दिए थे। और इस तरीके से पूरे उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके बाद में रहा है बिंदुसार और अशोक। बिंदुसार है, ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ग्रीक जो सोर्सेज हैं, ग्रीक स्रोतों से
इनको अमित्रघात मतलब शत्रुओं का वध करने वाला या फिर अमित्रोकीट्स भी कहा गया है। जो ग्रीक सोर्स हैं उनके उनमें देखा जाए तो ग्रीक सोर्स इसको अमित्रघात बोलते हैं। डायमेकस उसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डायमेकस यूनानी राजदूत किसके दरबार में आया था, तो वो बिंदुसार के दरबार में आया था और उसने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का प्रांतपति नियुक्त किया था। एमपीपीएससी के कई एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी या मध्य प्रदेश के जो कई एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है कि अशोक कहाँ का प्रांतपति या गवर्नर रहे थे, तो अशोक को बिंदुसार ने उज्जैन का गवर्नर बनाया था। माना जाता है बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार मैसूर तक किया था और बिंदुसार के बाद इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और उसके बाद में इनके पुत्र अशोक। अशोक द ग्रेट जो कहा जाता है वो ये है। वह मौर्य शासकों में सबसे महान था। बौद्ध जो सोर्सेज हैं, बौद्ध स्रोतों के अनुसार अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 इनके 99 भाइयों का वध किया था। ये इनके बारे में बौद्ध जो स्रोत हैं उनमें मिलता है। अशोक के अभिलेख का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इनमें प्रमुख शिलालेख है, एक तो लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, प्रमुख स्तंभ अभिलेख और लघु स्तंभ अभिलेख। और ये अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। जैसा हमने पढ़ा, चंद्रगुप्त ने अपना काफी एम्पायर विस्तार किया था और उसके बाद में बिंदुसार ने भी उसको आगे बढ़ाया, फिर अशोक ने। तो इनके जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं अशोक के, ये पृथक शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख, और ये भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए। ये जो अशोक के अभिलेख है इनमें अशोक खुद को क्या बोलते हैं? देव नाम प्रिय पियदसी, देव नाम पियदसी के रूप में। इसका अर्थ होता है कि जो भगवान का सबसे प्रिय हो, देवताओं का प्रिय हो, वो है इसका मतलब। और ये इन शिलालेखों में मिलता है। अशोक का नाम है, अशोक के अलग अलग नाम है अलग अलग शिलालेख में, लेकिन जो अशोक नाम है वो कर्नाटक के 3 स्थानों पर, मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहां पे जो लघु शिलालेख मिले हैं उनमें अशोक नाम का जिक्र है। बाकी और शिलालेखों में अलग अलग है, जैसे किसी में देव नाम पियदसी है, किसी में कुछ और है, लेकिन अशोक का जिक्र कहाँ पे है? कर्नाटक के शिलालेख में और मध्य प्रदेश में एक लघु शिलालेख है उसमें। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में जो मिले हैं अभिलेख आरमाइक भाषा और खरोष्टी लिपि में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, वो किस भाषा में है? आरमाइक भाषा और खरोष्टी लिपि में। और अफगानिस्तान में वे आरमाइक और ग्रीक दोनों लिपि भाषाओं में है। उत्तर पश्चिमी भाग में तो आरमाइक और खरोष्टी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान में जो मिले हैं वो आरमाइक और ग्रीक लिपि में है। ये याद रखना है आपको। कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव हुआ? अशोक ने कलिंग युद्ध अशोक द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं उनमें से एक था, और युद्ध के दौरान विनाश हुआ काफी, और इसकी वजह से अशोक को बाद में काफी दुख और रिग्रेट फील हुआ। इसलिए उसने सांस्कृतिक विजय को अपनाकर भौतिक विजय की नीति को त्यागा और जो भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की नीति को अपना लिया था। तो अशोक ने जो धम्म घोष की नीति है वो भेरी घोष के स्थान पे अपना लिया था, और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। कब? कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसको बढ़ावा देने के लिए अशोक ने अपने जो प्रचारक थे उनको श्रीलंका, बर्मा और कई देशों में भेजा था। मौर्य एम्पायर के जो स्रोत हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। बौद्ध ग्रंथ है ये जातक, दिव्यावदान और अशोकावदान, ये बौद्ध ग्रंथ। श्रीलंका के ग्रंथ कौन से हैं? महावंश और दीपवंश। ये मौर्य युग के स्रोत हैं। मौर्य युग के बारे में जो बताया है वो ये स्रोत हैं। पुराणों में भी मौर्य युग का जिक्र है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, राजनीति अर्थशास्त्र या राज्य शिल्प भी पूछ लिया जाता है कई बार, उसमें भी मौर्य एम्पायर का बारे में बताया गया है। मैगस्थनीज की जो इंडिका है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंडिका, इसमें मौर्य युग के बारे में बताया गया है। मैगस्थनीज की है, एक राजदूत था।
विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, और ये किस में है? संस्कृत में है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस संस्कृत में है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो नंदों के विनाश का वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटिल्य के साथ मिलके, और जो घनानंद था आखिरी नंद वंश का शासक, उसका बाद ही उसको खत्म करके इन्होंने मौर्य ये युग की स्थापना की थी। इन्होंने मौर्य युग की, पहले मगध चल रहा था। सोमदेव का है कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, और कलहण की राज तरंगिणी। ये कलहण की राज तरंगिणी है, इसका संबंध कश्मीर से है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। अशोक के अभिलेख और शिलालेख, तो ये सभी हैं जिनमें मौर्य युग का जिक्र है। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, इनके बारे में या जो हमने पढ़ा भी, ये इनकी सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि हुई, या फिर अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया, या फिर बौद्ध धर्म अपनाया, कलिंग युद्ध, कलिंग विजय, ये सबका जिक्र इनमें मिलता है। और ये हमें ध्यान रखना है एक एक, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मौर्य साम्राज्य है, इसका फॉल कैसे हुआ, इसके पतन कैसे हुआ मौर्य एम्पायर का? इसके कई कारण थे। वित्तीय संकट और दमनकारी शासन प्रांतों में, या फिर कुछ नए भौतिक ज्ञान का प्रसार, और इसमें भी जो शुंग, कण्व, चेदी और सातवाहन जैसे नए राज्यों का उदय हुआ था, तो भी इनका पतन शुरू हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी ये उत्तर पश्चिम सीमांत और चीन की जो दीवार है उसकी उपेक्षा की गई इन्होंने। मतलब इन्होंने जो उत्तर पश्चिमी सीमा के मार्ग है उनकी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था मौर्य रूलर्स ने, और यही एकमात्र कारण था कि जो शक थे, शकों ने, जिनको सीथियन कहा जाता है, भारत पे आक्रमण किया था इन्हीं के टाइम पे, और उन्होंने पार्थियन और यूनानियों को भी भारत की ओर बढ़ने के लिए विवश किया था शकों ने। चीन में जो चीन की दीवार बनाई गई थी उसकी उपेक्षा की गई थी। चीन मजबूत कर रहा था इन शासकों से खुद को। एक सी हुआंग टी था, उसने अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमण, विशेष रूप से जो शक थे उनसे बचाने के लिए चीन की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है उसका आरंभ निर्माण किया था। किसने? सी हुआंग टी ने, शकों से बचने के लिए। ये कुछ कारण थे मौर्यन एम्पायर के पतन के। और इसके बाद में शुरू हुआ कुषाण वंश, जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, बाकी आपको रिवीजन करना है टाइम टाइम पे। यहाँ से अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा रिवीजन भी होगा इसमें, आप निश्चिंत रहिएगा। कनिष्क, कनिष्क है, इसको कई मायनों में जाना जाता है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। इसने कुषाण साम्राज्य एशिया से अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से आगे गंगा घाटी और दक्षिण में मालवा क्षेत्र तक फैलाया था कनिष्क ने। और इसके साम्राज्य में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती, मध्य प्रदेश का सांची, यहां तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। और जो सिक्के और शिलालेख है वो किस भाषा में थे? बैक्ट्रियन भाषा है, बैक्ट्रियन भाषा, इसके प्रयोग किया था इन्होंने। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, ज्यादा जानकारी ये मिलती है अफगानिस्तान में है एक रबातक अभिलेख। ये अभिलेख का ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे है? कनिष्क से। एग्जाम में पूछा जाए अगर रबातक अभिलेख कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में रबातक अभिलेख, रबातक इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में किसके बारे में जानकारी देता है? ये कनिष्क के बारे में। उसने देवपुत्र की उपाधि भी धारण कर रखी थी और सिक्कों पर उसे नोकदार टॉप पहने दिखाया गया है कनिष्क को। आप देखिए यहां पे इसकी दो राजधानी हुआ करती थी कनिष्क के साम्राज्य की। तो कनिष्क के टाइम पे जो इसका एम्पायर था कनिष्क का, पहली राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर, जो अभी पेशावर है, और दूसरी हुआ करती थी मथुरा में। पहली पुरुषपुर और दूसरी मथुरा में। एक और जो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से कनिष्क फेमस है, शक संवत। इसने, कनिष्क ने
78 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत की थी, जिसे हम अभी कैलेंडर वगैरह के रूप में यूज करते हैं, उसको शक संवत के रूप में जाना जाता है। इसी संवत को भारत सरकार अपने कैलेंडर के लिए यूज करती है। तो एक तो कनिष्क के बारे में ध्यान रखना है, रबातक अभिलेख दूसरा ध्यान रखना है, इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर, दूसरी मथुरा, तीसरा शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, जो अभी गवर्नमेंट कैलेंडर में यूज करती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को भी पूरा संरक्षण दिया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, चौथी बौद्ध संगीति ये किसके टाइम पे आयोजन हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति है, ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? श्रीनगर में हुई थी। श्रीनगर के पास में कुंडलवन है, कश्मीर में। तो चौथी बौद्ध संगीति श्रीनगर के पास में है, कुंडलवन कश्मीर में। कई बार कश्मीर दे दिया जाता है ऑप्शन में, कई बार कुंडलवन दे दिया जाता है। और इस समय जो ये संगीति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और ये संगीति है, ये और भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म है दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के जो दो भाग हैं, हीनयान और महायान, वो यहीं से विभाजन हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। कनिष्क ने वासुमित्र जैसे उस युद्ध के बौद्ध विद्वानों को भी संरक्षण दिया था, जो अध्यक्ष थे अश्व। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी 1253 वैकेंसी आ चुकी है। एलटी ग्रेड की ऑलरेडी आ चुकी थी, उसके तो फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है एलटी ग्रेड की। जीआईसी लेक्चरर के अभी फॉर्म भरे जा चुके हैं। हम ये तीनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यूपीपीएससी ने अभी रिसेंटली तीनों वैकेंसी निकाली है। एक और जो कॉमन चीज है, जीडीसी, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड में सिलेबस कॉमन है। सिर्फ एलटी ग्रेड और जीआईसी में 3 टॉपिक अलग है, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट और उत्तर प्रदेश स्पेशल। ये 3 टॉपिक एलटी ग्रेड और जीआईसी में अलग है, बाकी कॉमन सिलेबस है। तो जो आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे, अगर आप एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो आपको नोट्स तो टॉपिक के हिसाब से, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरल साइंस, सबके अलग अलग नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे पूरे सिलेबस के। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए, उनपे अलग से नोट्स और अलग से टेस्ट भी होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट जो करवा रहे हैं जीडीसी के लिए अलग है, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए अलग है, बाकी सिलेबस कॉमन है। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो कॉमन है, वो सब तीनों एग्जाम्स के लिए आपके कॉमन ही यूजफुल रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये राइट टाइम है। दोनों वेबसाइट है हमारी, कोई सी वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई इश्यू आता है तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको। इसके अलावा ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमने जीडीसी का टेस्ट शुरू किए थी टेस्ट सीरीज, लेकिन जब पैटर्न चेंज करने का ऑफिशियल आया तो उसके बाद हमने पॉज कर दिया था, रोक दिया था लगभग 8-10 दिन के लिए, और अब ये वापस शुरू किया है जब क्लियर हो गई ये सारी चीजें। तीनों सिलेबस हमारे सामने है, एग्जाम का पैटर्न हमारे सामने है और एग्जाम का लेवल हमें पता है, क्योंकि हमने इसकी पिछली बार भी तैयारी करवाई थी। पिछली बार जनवरी में वैकेंसी आई थी, जब वैकेंसी आई थी जीडीसी की, और 15 मार्च को इसका एग्जाम भी हो गया था 2021-22 में। तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिला था, जनवरी में वैकेंसी आई थी और 15 मार्च को एग्जाम हो गया था। लेकिन फिर भी हमने इसमें 34 टेस्ट करवाए थे उस टाइम पे, और वो 34 टेस्ट में से 19 क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से कवर हुए थे। उसके बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें तो सभी में, जैसे अभी हम यूपीएचईएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का 16-17 अप्रैल को हुआ है, तो किसी शिफ्ट में, एक शिफ्ट में जरूर 14-15 क्वेश्चन आए हैं हमारी टेस्ट सीरीज से 30 में से। बाकी तो एक शिफ्ट को निकाल दिया जाए 4 में से तो 20+ एवरेज है, और एक शिफ्ट में तो 26 क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज से हैं। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आने की वजह यही है क्योंकि हम सिंपल सा आपके एग्जाम का लेवल क्या है, प्रीवियस ईयर का क्या रहा है, और पूरा सिलेबस
करवाते हैं और उसका रिवीजन भी करवाते हैं। जब आपके एग्जाम में 1 महीना बचेगा उस टाइम पे आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाए भी जाते हैं। तो सिंपल सा अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्रोली टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिएगा। इसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक। आज है ये महाजनपद। यहां से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वैसे तो हमारे लिए। महाजनपद, जनपद वैदिक काल में भारत के ये प्रमुख राज्य हुआ करते थे वैदिक काल में। इस अवधि के दौरान आर्य जो थे वो सबसे शक्तिशाली कबीला था और उनको जन कहा जाता था। जन से ही जनपद शब्द का जन्म हुआ है। जन का अर्थ है लोग और पद का अर्थ है पैर, तो ये महाजनपद है। इसमें देखिए जो टोटल महाजनपद हैं ये 16 महाजनपद हैं। कई बार महाजनपद की राजधानी पूछ ली जाती है, कई बार अभी प्रेजेंट में किस नाम से है, कौन सा एरिया है वो जो पहले महाजनपद हुआ करता था, ये पूछ ले जाते हैं कई बार एग्जाम में। भारत में बौद्ध धर्म के उदय से पहले ये 16 महाजनपद हैं, इनका अस्तित्व हुआ करता था बौद्ध धर्म से पहले। पहला है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा और यह अभी प्रेजेंट में कहां है? अंग महाजनपद मुंगेर और जो भागलपुर है वो पहले अंग महाजनपद हुआ करता था। जो 16 महाजनपद हैं उनमें से एक अंग महाजनपद जो अभी प्रेजेंट में मुंगेर और भागलपुर, और इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो अंग महाजनपद का उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद दोनों में मिलता है। ये स्टेटमेंट, ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आप जानते हैं इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच में आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा आपको। बिंबिसार के शासन के टाइम पे इसे मगध साम्राज्य में अपने अधिकार में ले लिया था। बिंबिसार के शासन के टाइम पे इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। अभी वर्तमान में बिहार और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है वो अंग महाजनपद हुआ करता था, और स्पेशली मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट जो है ये है मगध। मगध, इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह या ग्रीवराज, मगध की राजधानी। अभी प्रेजेंट में कौन सा एरिया है जो उस टाइम पे मगध महाजनपद हुआ करता था? गया और पटना। गया और पटना, इसका भी उल्लेख अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। अभी प्रेजेंट में बिहार में अंग जो महाजनपद है उसके निकट ही है ये भी, जो चंपा नदी है वो इनको डिवाइड करती है। अंग महाजनपद और मगध महाजनपद को, ये कौन सी नदी है जो इसको डिवाइड करती है? चंपा नदी। और ये दोनों महाजनपद पास पास में ही हुआ करते थे। अभी गया और पटना, उस टाइम पे इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह या ग्रीवराज। बाद में क्या हुआ? मगध महाजनपद है ये जैन धर्म का केंद्र बन गया था और पहली जो बौद्ध परिषद है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। राजगृह या ग्रीवराज ये मगध महाजनपद की उस टाइम राजधानी हुआ करता था, जो अभी प्रेजेंट में गया और पटना है। नेक्स्ट जो है काशी महाजनपद, इसकी राजधानी काशी हुआ करती थी, जिसे हम अभी बनारस के नाम से, बनारस जो अभी प्रेजेंट में है, और ये वाराणसी। इस शहर का नाम है, ये नदियों के नाम पर पड़ा है। मत्स्य पुराण में वरुणा और असी नदियों का उल्लेख है। मत्स्य पुराण है उसमें वरुणा और असी नदियों का उल्लेख है। काशी, बनारस अभी प्रेजेंट में। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, अभी जो प्रेजेंट में इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद। वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता है और ये यमुना नदी के तट पे स्थित था। वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, जो अभी प्रेजेंट में इलाहाबाद, प्रयागराज, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और ये आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र हुआ करता था। 6ठी शताब्दी में व्यापार और व्यवसाय समृद्ध था और बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया था। तो ये
एक इकोनॉमिक सेंटर था और बाद में ये व्यापार और व्यवसाय का केंद्र बन गया। और बुद्ध के उदय के बाद जो शासक थे उदयन, उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया था। वत्स अभी प्रेजेंट में इलाहाबाद के जो आसपास का क्षेत्र है वो हुआ करता था। कौशल महाजनपद श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो अभी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है वो हुआ करता था ये, और इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। सूरसेन महाजनपद इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। कौशल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश, सूरसेन महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इसका उल्लेख कहां मिलता है सूरसेन महाजनपद का? मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र है। जो मथुरा है, जो भगवान श्री कृष्ण का पूजा केंद्र है, इसका उल्लेख मेगस्थनीज ने किया हुआ है इस केंद्र के बारे में। सूरसेन महाजनपद जो उसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे बुद्ध के काफी अनुयायी भी रहा करते थे। पांचाल महाजनपद अहिच्छत्र और काम्पिल्य, अहिच्छत्र और काम्पिल्य जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। पांचाल, उत्तरी पांचाल के लिए इसकी राजधानी अहिच्छत्र जो अभी प्रेजेंट में बरेली है, और दक्षिण के लिए फर्रुखाबाद अभी प्रेजेंट में। तो ये ध्यान रखना हमें, उत्तरी पांचाल के लिए पांचाल में भी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी जो अभी प्रेजेंट में बरेली है, और दक्षिण के लिए काम्पिल्य जो अभी प्रेजेंट में फर्रुखाबाद। कन्नौज का जो प्रसिद्ध शहर है ये पांचाल साम्राज्य में ही आता था, कन्नौज, और बाद में ये स्वतंत्र राजतंत्र के गणतंत्र में बदल गया। इसका शासन का जो स्वरूप है गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। कुरु महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, जो मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा है, मेरठ और जो साउथ ईस्ट हरियाणा है वो कुरु महाजनपद हुआ करता था, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से ही जानते थे। कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है ये स्पष्ट रूप से कुरु महाजनपद का राज्य क्षेत्र हुआ करता था, कुरुक्षेत्र के आसपास का। मत्स्य महाजनपद ये विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य महाजनपद की जयपुर जो अभी प्रेजेंट में है जयपुर, ये उस टाइम पे विराटनगर के नाम से जानते थे। मत्स्य महाजनपद इसकी राजधानी हुआ करती थी। पांचालों के पश्चिम में और कुरुओं के दक्षिण में स्थित था ये। तो जो पांचाल थे, पांचाल कौन से जो हमने अभी पढ़ी, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, जो भी आधुनिक बरेली और फर्रुखाबाद है, उसके पांचालों के पश्चिम में, और जो कुरु है इंद्रप्रस्थ या जो कुरुक्षेत्र के आसपास का है उसके दक्षिण में हुआ करता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। जो अभी जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। चेदी महाजनपद उसकी राजधानी सौथिवती हुआ करती थी, सौथिवती, और जो भी प्रेजेंट का बुंदेलखंड है। तो प्रेजेंट में जो बुंदेलखंड है उस टाइम पे चेदी महाजनपद हुआ करता था। और इसका उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में किया गया है इसका उल्लेख, जो भी प्रेजेंट में बुंदेलखंड है। अवंती महाजनपद उज्जैनी या महिष्मती। अवंती बौद्ध धर्म के उदय के संबंध में एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उज्जैन का गवर्नर बनाया था अशोक को, और अशोक ने बौद्ध धर्म का बाद में प्रचार किया था। मालवा और मध्य प्रदेश है अभी प्रेजेंट में, ये उस टाइम पे अवंती महाजनपद, और इसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। इसमें भी वही उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी जो अवंती था उसकी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ये प्रेजेंट में मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। गांधार, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जो अभी प्रेजेंट में रावलपिंडी पाकिस्तान का एरिया है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और इसका जिक्र अथर्ववेद में मिलता है गांधार का। जो भी पाकिस्तान में रावलपिंडी है ये पहले तक्षशिला हुआ करता था। गांधार महाजनपद की राजधानी, और इसका अथर्ववेद में भी जिक्र है। और ये युद्ध की कला में ये ट्रेंड लोग हुआ करते थे, हाईली ट्रेंड लोग थे ये, जो गांधार महाजनपद के थे। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य गतिविधियों के लिए भी ये तक्षशिला एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। कंबोज महाजनपद राजपुर इसकी राजधानी हुआ करता था, जो भी प्रेजेंट में राजौरी और हाजरा का क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी राजपुर हुआ करती थी, जो अभी कश्मीर और हिंदू कुश में है। अभी प्रेजेंट में
राजौरी आप जानते हैं कश्मीर में आता है, जम्मू कश्मीर। तो अभी प्रेजेंट में कश्मीर जो हिंदू कुश है वो उस टाइम पे कंबोज महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी राजपुर, जो अभी प्रेजेंट का राजौरी और हाजरा है। कई साहित्यिक स्रोत हैं उसमें उल्लेख मिलता है कि कंबोज एक रिपब्लिक, ये गणराज्य हुआ करता था। अभी कल का ही है, कश्मीर में जो अशोक चक्र है उसका अपमान किया गया है। तो अगर आपको अशोक चक्र पसंद नहीं है तो अशोक चक्र तो पैसों के ऊपर भी लिखा हुआ है, उनको भी फाड़ देंगे क्या आप। अशमक या अशक, ये महाजनपद, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान, और गोदावरी नदी के तट का जो एरिया है अभी, वो पहले अशमक महाजनपद हुआ करता था। इस महाजनपद की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण हुआ करती थी और गोदावरी नदी के तट पे स्थित था। यह ध्यान रखिएगा, अशमक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पे था। वज्जी है, वज्जी वैशाली बिहार, वज्जी की राजधानी वैशाली थी और इस महाजनपद में रहने वाली मुख्य जो जातियां थी लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक और वज्जी थी। ये मेन इसमें जातियां रहा करती थी। बिहार की बात हो रही है, जो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली हुआ करता था, जो अभी प्रेजेंट में बिहार है। मल्ल महाजनपद, ये कुशीनगर या कुशीनारा, मल्ल महाजनपद है, इसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा। अभी उत्तर प्रदेश में जो देवरिया है वो पहले मल्ल महाजनपद का क्षेत्र था, इसकी राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। इसका उल्लेख बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है मल्ल महाजनपद का, जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा हुआ करती थी। मल्ल एक गणतंत्र था और इसकी राजधानी कुशीनारा थी। इसका जिक्र बौद्ध और जैन ग्रंथों के अलावा महाभारत में भी मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। 46% हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन रेगुलर वीडियोस देखते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये जो मैप है इसका आप चाहें तो फोटो खींच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये क्या आपको जो रिवीजन है या जल्दी याद रखने के पर्पज से काम आएगा आपके। ये थे महाजनपद। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का उत्थान और इसका विकास। मगध साम्राज्य ये जब अस्तित्व में आया था, जब इसमें 4 महाजनपद थे। मगध साम्राज्य में 4 महाजनपद थे जब इसका अस्तित्व हुआ था। इसको जब बनाया गया मगध साम्राज्य तो इसमें 4 महाजनपद थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आपस में चारों वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। और आखिर में क्या हुआ, मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये जो वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे, आखिर में मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा, जो आधुनिक बिहार में स्थित था। जरासंध है जिसने बृहद्रथ का वंशज था, ये जरासंध, इसने मगध में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बृहद्रथ का वंशज था जरासंध, इसने मगध में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। देखिए मगध साम्राज्य है जो ये हर्यक राजवंश से शुरू हुआ था। हर्यक राजवंश में भी 3 राजा थे इंपॉर्टेंट, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो हमें ध्यान रखना है बिंबिसार मगध साम्राज्य और हर्यक राजवंश, अजातशत्रु मगध साम्राज्य हर्यक राजवंश, उदयन मगध साम्राज्य हर्यक राजवंश। गिरिव्रज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, जो अभी हमने पढ़ा जब महाजनपद पढ़ रहे थे हम, तो मगध का हमने पढ़ा था गिरिव्रज या राजगृह। तो पहले शुरू में इसकी राजधानी कौन सी थी, मगध साम्राज्य की गिरिव्रज, लेकिन बाद में इसको राजगृह स्थानांतरित कर दिया था, जहां पे पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये। अब एक एक करके हम देखते हैं, जो तीनों हमने देखे हैं
महत्वपूर्ण राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार ये पहला राजा था बिंबिसार जिसके पास परमानेंट आर्मी हुआ करती थी, परमानेंट सेना थी। तो पहला कौन सा राजा था जिसके पास स्थायी सेना थी? ये मगध साम्राज्य का, हर्यक राजवंश का राजा था बिंबिसार, और ये बुद्ध का समकालीन माना जाता था। ये पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया था, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। अभी